दिन था 6 अगस्त 1945। सुबह के 8:15 बजे हुए थे। 29 साल के सुतोमी यामागुची, जो कि एक नेवल इंजीनियर है, वो आज काफ़ी खुश थे क्योंकि वो 3 महीने बाद अपने बिजनेस ट्रिप ख़त्म करके वापस अपने घर जाने वाले थे, अपनी वाइफ और अपने छोटे बच्चे से मिलने के लिए। लेकिन रास्ते में उन्हें याद आता है कि वो अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भूल आए हैं, इसीलिए वो वापस मुड़ जाते हैं अपने ऑफिस यानी कि मित्सुबिशी यार्ड की तरफ। उसी वक्त यामागुची को दिखता है कि आसमान में 2 प्लेन्स काफ़ी ज़्यादा लो हाइट पर फ्लाई कर रहे हैं और साथ में दिखते हैं 2 छोटे पैराशूट्स। वो बस सोच ही रहे होते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है, तभी उन्हें आसमान में काफ़ी तेज़ वाइट फ्लैश लाइट दिखाई देती है। उसे देखते ही यामागुची अपने दोनों हाथ अपने आंखों पर रखते हैं और फिर होता है एक बहुत बड़ा धमाका। उस धमाके की शॉक वेव्स इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि यामागुची हवा में फेंक दिए जाते हैं किसी पत्ते की तरह। दिस वॉज द मोमेंट ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक इन द ह्यूमन हिस्ट्री। फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब नेम्ड लिटिल बॉय वॉज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा बाय यूएसए। धमाके के बाद जब यामागुची को होश आता है तो वो पाते हैं कि उनकी बॉडी की लेफ्ट साइड जल गई थी, उनके कान के पर्दे फट गए थे, उन्हें टेम्पररी ब्लाइंडनेस की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे अगर देखा जाए तो यामागुची सेंटर ऑफ अटैक से लगभग 3 किलोमीटर दूर थे, फिर भी आजू बाजू में सब कुछ डार्क था। हर तरफ धुआं, गिरी हुई बिल्डिंग्स, जली हुई डेड बॉडी। आजू बाजू की हालत ऐसी थी मान लो सूरज धरती पर गिर पड़ा हो। नज़ारे ऐसे थे मान लो कोई नर्क में आया हो। पीपल वेयर वॉकिंग विद देयर स्किन हैंगिंग। कुछ लोग अपने हाथ में अपने आईबॉल लेके घूम रहे थे। द सिटी वॉज गॉन। लोग ज़ोंबीज की तरह चल रहे थे। कुछ लोग हेल्प मांग रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग चुप थे। यामागुची को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। किसी तरीके से क्रॉल करते हुए यामागुची पहुंच जाते हैं अपने मित्सुबिशी यार्ड की तरफ, यानी कि अपनी ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ। जाने के बाद देखते हैं कि उनकी ऑफिस की बिल्डिंग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। अंदर जाने के बाद वहां पे देखते हैं कि उनके कोवर्कर्स कुनिया सातो एंड मसाओ सुत्सुई जिंदा थे और इंजर्ड भी। उन्हें देखने के बाद यामागुची को थोड़ी तसल्ली जरूर होती है। हालांकि मिलने के बावजूद भी तीनों आपस में ज़्यादा बात नहीं करते। आजू बाजू की हालत ही कुछ ऐसे थे कि किसी को बात करने का मन ही नहीं कर रहा था। वो बस इतना डिस्कस करते हैं कि किसी तरीके से यहाँ पे रात निकालनी है और सुबह होते ही उस सिटी से निकल जाना है, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टेंटली डर लग रहा था कि उस सिटी पर वापस से अटैक ना हो जाए। उसी भयानक हालात में किसी तरीके से वो तीनों रात निकाल लेते हैं और सुबह होते ही निकल पड़ते हैं ट्रेन की तरफ अपने घर वापस जाने के लिए। इतने डिस्ट्रक्शन के बावजूद भी ट्रेन किसी तरीके से चल रही होती है। ट्रेन आती है लेकिन काफ़ी लेट आती है। यामागुची और उनके दोस्त ट्रेन में चढ़ जाते हैं। वो देखते हैं कि ट्रेन जख्मी लोगों से भरी हुई है। कुछ लोग शांत थे और कुछ लोग जख्म की वजह से चीख रहे थे, लेकिन कोई भी हादसे के बारे में बात नहीं कर रहा था। दे वेर ऑल शॉक्ड। 7 अगस्त 1945 शाम होते होते यामागुची अपने घर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखते ही उनकी वाइफ हिसाको यामागुची फूट फूट कर रोने लगती है। यामागुची अपनी वाइफ और अपने छोटे न्यू बॉर्न बच्चे को सेफ देखकर काफ़ी राहत महसूस करते हैं। 8 अगस्त 1945 यामागुची डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं और दिन भर आराम करते हैं। फिर आता है 9 अगस्त 1945। अपनी खराब हालत के बावजूद भी यामागुची पहुंच जाते हैं अपने ऑफिस में। अपने ऑफिस में पहुंचने के बाद अपने कलीग और अपने बॉस को वो बताते हैं कि कैसे एक बॉम्ब ने पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो उनको बताते हैं कि इट वाज नॉट फायर बॉम्बिंग, इट वाज जस्ट वन बॉम्ब, अ न्यू टाइप ऑफ अ बॉम्ब। लेकिन कोई उन पर भरोसा नहीं करता। उनके बॉस उन्हें कहते हैं कि शायद से तुम्हें हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। एक बॉम्ब पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकता है? तो तुम बड़ा चढ़ाकर चीज़ों को मत बताओ। मतलब आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करके देखो, यू हैव जस्ट सर्वाइव्ड अ न्यूक्लियर अटैक और आप दूसरे ही दिन ऑफिस में जाते हो और ऑफिस में कोई आपकी बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। ये सुनने के बाद यामागुची दूसरी बार अपने बॉस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाले होते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या, लेकिन उन्हें ज़रा भी आइडिया नहीं थी कि उनकी ज़िंदगी में दूसरा बड़ा धमाका होने वाला है। सुबह के 11:02 सेकेंड एटॉमिक बॉम्ब नेम्ड फैट मैन was bombed on Nagasaki. There was another flash, just like Hiroshima.
same shockwaves. The room went dark. The same white light, the same destruction. It was a deja vu moment that no human would ever want to experience. Again, यामागुची सर्वाइव्ड द न्यूक्लियर अटैक, क्योंकि इस बार वो शील्डेड थे अपनी ऑफिस की कंक्रीट बिल्डिंग में. बट द सेकेंड ब्लास्ट मेड हिज इंजुरीज इवन वर्स बिकॉज ही वॉज अगेन एक्सपोज्ड टू द न्यूक्लियर रेडिएशंस. लेकिन अब यामागुची का दिमाग चलना बंद हो गया था. उनके दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था कि उनकी वाइफ और उनके बच्चे का क्या वो सेफ है. अपनी जख्मी हालत में वो किसी तरीके से जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ वापस जाते हैं और सामने के नज़ारे देख के वो सुन्न हो जाते हैं क्योंकि उनका घर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है. ही वॉज कम्प्लीटली डेवस्टेटेड. लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि उनकी वाइफ और उनकी बेबी सेफ है क्योंकि वो यामागुची को बर्न के लिए ऑइंटमेंट लाने के लिए बाहर आए थे और इसलिए वो घर पे थे नहीं. इस तरीके से दूसरे न्यूक्लियर अटैक के बाद भी यामागुची जिंदा बच जाते हैं. ज़्यादातर हॉस्पिटल डिस्ट्रॉयड थे, इसीलिए उन्हें मिनिमल मेडिकल हेल्प मिल रही थी. लेकिन फिर भी उनकी वाइफ की वजह से और रेस्ट करने के बाद वो नेचुरली थोड़ा थोड़ा बेहतर महसूस करने लगे थे. दिन था 19 अगस्त 1945, यानी कि सेकेंड न्यूक्लियर अटैक से एक हफ्ते बाद जापान अनकंडीशनल सरेंडर कर देता है. लेकिन इसके बावजूद भी यामागुची को कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी. उन्होंने 2 सिटीज़ को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देखा था. वो 2 बार उस भयानक ब्लास्ट में बचे ज़रूर थे, बट ही वॉज ब्रोकन फिजिकली एंड इमोशनली. उनके जो फैमिली और फ्रेंड्स है उनमें से काफ़ी लोग धीरे धीरे रेडिएशन साइड इफेक्ट की वजह से मर रहे थे. उनके जैसे जो बाकी सर्वाइवर्स थे उन्हें हिबुकुशा यानी कि एटॉमिक बॉम्ब अफेक्टेड पीपल कहा जाता था. बॉम्ब के जो सर्वाइवर्स थे उनको डिस्क्रिमिनेट करते थे. उन्हें एक स्टिग्मा यानी कि एक कलंक की तरह देखा जाता था. लोगों को लगता था कि रेडिएशंस कंटेजियस होते हैं और उन्हें भी इससे खतरा हो सकता है. लेकिन उनके पास रोने के लिए वक्त नहीं था. उन्हें किसी तरीके से फिजिकली और मेंटली ठीक होना था और अपने फैमिली के लिए जिंदा रहना था. उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था. यामागुची चाहते थे कि लोग उन्हें डबल सर्वाइवर के नाम से ना पहचाने. इतने सारे लोग अगर मारे गए हैं तो मैं ही जिंदा क्यों बच गया? कुछ तो रीजन होगा. ये क्वेश्चन यामागुची को बार बार सताता था. फिर आता है साल 2006, जब न्यूक्लियर टेंशन्स फिर से बढ़ने लग गई थी. तब यामागुची ने अपनी चुप्पी तोड़ी. उन्होंने डिसाइड किया कि वो ओपनली बात करेंगे न्यूक्लियर अटैक्स और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में. 2009 में जापानीज गवर्नमेंट ने उन्हें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया एज नीजू हिबुकुशा, यानी कि द ओनली सर्वाइवर ऑफ द न्यूक्लियर अटैक. वैसे अगर देखा जाए तो ही वॉज नॉट द ओनली सर्वाइवर ऑफ द न्यूक्लियर अटैक. देयर वर मेनी, बट ही वॉज द ओनली वन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय द जापानीज गवर्नमेंट as a nuclear attack survivor. Yamaguchi lost his wife at the age of 88 due to kidney and liver complication. His son Katsukoshi Yamaguchi died at the age of 59 due to cancer which was caused by the radiation effect. And on 4th June 2010, Tsutomu Yamaguchi was died at the age of 93 due to the stomach cancer. यामागुची जो 2 बार न्यूक्लियर अटैक सर्वाइव करते हैं उन्हें लकीएस्ट ह्यूमन कहा जाता है. बट वॉज ही रियली द लकीएस्ट ह्यूमन और ही वॉज जस्ट द अनलकीएस्ट लकी ह्यूमन एवर? ये रियल स्टोरी सुनने के बाद हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड यूएसए अटैक्ड जापान, दैट टू विद द न्यूक्लियर बॉम्ब? वर्ल्ड वॉर 2 इन यूरोप हैड ऑलमोस्ट एंडेड, लेकिन जापान ने सरेंडर करने से मना कर दिया था. अब यूएसए को यह डर लग रहा था कि अगर उन्होंने फुल फ्लेज्ड अटैक किया जापान के ऊपर तो काफ़ी सारे लोग मारे जाएंगे, यूएसए और जापान दोनों तरफ. एट द सेम टाइम यूएस ने सीक्रेटली एक एटॉमिक बॉम्ब तैयार किया था अंडर द मैनहट्टन प्रोजेक्ट और उसे सक्सेसफुली टेस्ट किया था जुलाई 1945 में. यूएस लीडर्स को ऐसा लग रहा था कि न्यूक्लियर अटैक करने के बाद वो जापान को फोर्स कर सकते हैं सरेंडर करने के लिए. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट वॉर वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट रियली मीन्स. दिस इज व्हाई पीस, which sounds like such a boring word, it's so important for humans.